हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक कंप्लीट 9th क्लास का सिलेबस इंट्रो कराने जा रहा हूं मैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका जो भी इसका इंटायर सिलेबस है 9th क्लास का, और स्पेशली 9th क्लास में मैं साइंस की बात कर रहा हूं आपसे। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं कि जो 9th की हमारी जो नई बुक लॉन्च की है एनसीईआरटी ने, जो सीबीएसई द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, वो ये आपकी बुक है। और इस बुक के ऊपर आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 9। मतलब ये आपकी 9th क्लास की नई बुक अब लगाई जा चुकी है। अगर मैं देखिए इसके इंडेक्स के थ्रू जाऊं तो इसके इंडेक्स में वेरियस टाइप्स ऑफ चैप्टर इंक्लूडेड है। चैप्टर जैसे मैं कह सकता हूं कि आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो हम वन बाय वन अगर इसकी बात करें तो टोटल इसमें जितना मैं देख पा रहा हूं, टोटल आपके 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं। और अल्टरनेट मोड में हम एक एक चैप्टर को ब्रीफली पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है क्लास 9th का, कि चैप्टर 1 का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। देखिए, मिला जुला के मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड, इस वर्ड की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इस वर्ड में सारा आपका विस्तार छुपा हुआ है। और ये वर्ड का नाम है आपका एक्सप्लोरेशन। तो हम कैसे साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने उसको थोड़ा सा रीड आउट किया है एनसीईआरटी के द्वारा, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम आज के लेक्चर में रिवील करेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपके बुक्स में जो इंट्रो दिया हुआ है वो ये बताता है, कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा और उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसको केयरफुली सुनिएगा और आपका सेल्फ एनालिसिस इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। जैसे कुछ केयरफुल पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको लिखने जा रहा हूं कि साइंस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइंस इज द रिजल्ट ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंट। मैं ये कह सकता हूं कि साइंस जो है वो आपका क्या है, तो एक रिजल्ट है आपका केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स का। कैसे, हम जरा देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में बात आता है कि लाइफ ओरिजिन कहां से हुई, लाइफ ओरिजिनेट। तो अगर मैं माइक्रो लेवल पर ना देखूं और एक मेगा लेवल पे इस बात को अगर डिस्कस करना चाहूं, तो मेरे को यह समझ आता है कि अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर मैं देखूं कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, तो सबसे जो उसका एडवांस स्पीसीज है वो आपका होमो। जैसे आज मैं अपनी बात करूं तो मैं सेपियंस हूं, ये बात सही है। इससे पहले मैं देखूं तो इरेक्टस आए थे, हैबिलिस आए होंगे, लेकिन होमो आपका कॉमन है। होमो का मतलब क्या है कि ह्यूमन। ये बात आप एग्री करते हैं? अगर आप इतनी बात एग्री करते हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सोशल स्टडीज में या ज्योग्राफी या जो भी आपका हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो, तो हिस्ट्री में आपने अलग अलग एरा पढ़ा होगा कि किस एरा में क्या चीज आया। उसमें हम कई चीजें पढ़ते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके साइंस के लेक्चर है, लेकिन एक बेसिक इंट्रो देना जरूरी है कि जैसे एरा की बात करूं तो उसमें आपका होता था पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये अलग अलग टाइप के एरा होते थे हिस्ट्री में। अब मैं दोबारा इस पॉइंट पे आता हूं, जैसा कि मैंने बोला साइंस इज द रिजल्ट ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ ये एक्सपेरिमेंट। और देखिए, चैप्टर का नाम इससे कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है, एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंट। लेट अस टॉक अबाउट, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि हम अभी के इस कंडीशन, जैसे ये 2026 चल रहा है, तो इस 2026 के अकॉर्डिंग होमो सेपियंस सबसे एडवांस स्पीसीज है, इसमें नो डाउट, ये सबसे एडवांस है। लेकिन हम अपने एंसेस्टर की बात करें जिससे हम इवॉल्व होकर ये आए हैं, तो वहां पे आप ये देख सकते हो कि एक्चुअल में चीजें इतनी आसान नहीं है। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो जैसे हम पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया कि जैसे सोशल स्टडीज में हम इसको अर्ली मैन्स के नाम से पढ़ते हैं,
अर्ली मैन। अब एक्सपेरिमेंट अर्ली मैन ने क्या किया जो हम आज की डेट में भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इस बात को जरा समझना जरूरी है। इसका एक बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल है आपका फायर। फायर एक वर्ड है जिससे हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, और भी मैं 2-3 एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, ताकि मैं इजीली आपको ब्रीफ कर पाऊं। अगर मैं फायर की बात करूं आपको कि एक टॉपिक है आपका फायर, तो इस फायर में जरा आप सोचिए, ऐसा तो है नहीं कि जब इनिशियली जब हमारे एंसेस्टर आए होंगे तो अचानक से ये चीज डिस्कवर हो गई होगी, ये तो आप भी एग्री करते हैं। तो ये फायर कैसे आई? आपको भी पता है कि पहले इंसान के, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स के, तो जैसे इनके जो एंसेस्टर थे होमो इरेक्टस या होमो हैबिलिस, उनके लॉन्ग जो, अगर टीथ का भी हम स्ट्रक्चर देखें या फेस का रिप्रेजेंटेशन देखें या पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बिल्कुल अलग होता था। जैसे आज के स्पीसीज में बोलता हूं एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ रही है डे बाय डे। क्रेनियल कैपेसिटी कुछ नहीं होता, क्रेनियल कैपेसिटी यही होता है कि हम चीजों को कैसे समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, इन्वेंशन कर पा रहे हैं, डिस्कवरी कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो उसी के रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे लेट सपोज ये फायर है, तो फायर ऐसा नहीं कि आज डिस्कवर हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि शुरू शुरू में जब ये आए होंगे तो इनको गॉड गिफ्टेड था कि हाँ फायर ऐसा हो। आपको भी पता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि कैसे जो आदि मानव थे जिनको हमने अर्ली मैन बोला, वो क्या करते थे इनिशियली? वो चीजों को रॉ खाते थे। रॉ का मतलब होता कच्चा। उनको कुकिंग का कोई आइडिया नहीं था कि चीजों को पका कर भी खाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये भी एक ऐसी चीज है फायर, तो ये जो एक फायर है आपका, ये किसका रिजल्ट है? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट किया हमने किस पे? इस चीज को। जैसे देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? रबिंग ऑफ स्टोन। समझ पा रहे हैं आप? रबिंग ऑफ स्टोन, जहां से आपका फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन से फिर हीट जनरेट हो, उस हीट से हमें फायर मिला, और वही जब फायर मिला तो वहां से चीजें एक्सप्लोरेट होने लग गई। अभी तो आप जानते हैं जैसे कि क्राइसिस चल रहा है, सारा क्राइसिस इसी के लिए। पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कोयला नहीं है, कहीं तेल नहीं है, कहीं एलपीजी नहीं है, कहीं सीएनजी नहीं है। तो आप इसका रोल समझिए, एक चीज जो डिस्कवर हुई इस पर पूरा वर्ल्ड आज कैसे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या हो गई? फायर की वजह से हमें एक्सप्लोरेशन मिला। इस बात से आप एग्री करते हैं? अब देखिए, इसके आगे हम कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे हमें चीजें और आसान समझ आएंगी कि कैसे साइंस को एक्सप्लोर करा जा सकता है और कैसे ये चीजें हमारे लिए यूजफुल है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मैं 200 से 300 ईयर बैक जाऊं, या हो सकता है आप 400 कर लो इसको, या 500 कर लो। 200 से 500 साल अगर मैं पहले जाता हूं तो आपको यह समझ आएगा कि चीजें कैसे मॉडिफाई होना स्टार्ट हुई। जैसे मैं कुछ स्कॉलर्स के नाम लेना चाहूंगा। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इनका नाम आपने सुना होगा, गैलीलियो। और भी कई नाम है जैसे आर्यभट्ट, और नाम में बोलूं तो कैपलर। जरा इनकी बात करते हैं कि इनका योगदान क्या रहा चीजों को एक्सप्लोर करने में। एक्सप्लोरेशन देखो अलग अलग लेवल की है। एक्सप्लोरेशन का मानना यह है कि लेट सपोज अगर मैं आपको यह बोलूं कि कोई फिजिक्स की फील्ड में कर रहा है तो उसका फिजिक्स का एक्सप्लोरेशन है। कोई बायोलॉजी की फील्ड में कर रहा है, बायोलॉजी की फील्ड में, तो उसका एक्सप्लोरेशन अलग है। कोई केमिकल की दुनिया में कर रहा है तो उसका एक्सप्लोरेशन अलग है। जैसे लेट सपोज मैं अगर इन तीनों की बात करूं तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सप्लोरेशन रिलेटेड टू फिजिक्स। कैसे जरा समझते हैं? ये आप जानते हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, या आगे और आप पढ़ोगे, इनके बेसिस पे डिटेल स्टडी करोगे कि इन तीनों का योगदान जो है एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी सब जानते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, या इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, हम ये कह सकते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप है, स्फेयर है अर्थ। और ये सब हम जानते हैं कि हम
कहीं ना कहीं इसके सरफेस पर रिसाइड करते हैं। और मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता दूं कि हम तो यहां पे रहते हैं, अगर मैं आपसे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम एक्सप्लोरेशन है, तो मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थ को एक्सप्लोर करना है, तो डेट इज नॉट कंफाइंड फॉर अ सिंगल पर्सन और फॉर अ सिंगल यूनिट कि हम एक तरफा मिलकर इसको एक्सप्लोर कर पाए। अलग अलग एरा में अलग अलग स्कॉलर्स आते गए, इनके बाद भी कई स्कॉलर्स आए जिन्होंने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया। जैसे मैं गैलीलियो की बात करूं, इन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की जिससे हम बियॉन्ड द अर्थ कुछ देख पाए। आप देखो, इस बात का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, अगर मैं एक्सप्लोरेशन की बात करूं तो आजकल तो जैसे एडवांस टेलीस्कोप हो चुके हैं, देखिए एडवांस टेलीस्कोप ये भी एक एक्सप्लोरेशन ही है। जैसे नासा का आपने नाम सुना होगा, आज पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ये बादशाह है। नासा जो एजेंसी है ये एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में पूरी दुनिया का बादशाह है। तो अभी इसका प्रीवियस टेलीस्कोप हम की बात करें तो वो हबल्स टेलीस्कोप था, और अभी का जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप है वो भी एक्सप्लोर ही किया है किसी ने। और जो सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस जो टेलीस्कोप आज की डेट में जो डिस्कवर है उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस बात में मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूं। देखिए ये टेलीस्कोप इतना एडवांस टेलीस्कोप होता है कि आप इससे कई स्टार्स के सरफेस को एनालाइज कर सकते हो यहीं बैठे बैठे। इतना एडवांस इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है, इतना एडवांस इसका मैग्नीफाइंग पावर है कि आप यहीं से बैठे बैठे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जो आपका एक स्टार है या प्लेनेट है उसके आप सरफेस को रिवील कर सकते हो। तो ये क्यों कर पा रहे हैं आज की डेट में? ये किसका रिजल्ट है? ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन है। अगर मैं गैलीलियो की बात करूं या केपलर वगैरह की बात करूं तो उनके टाइम की जो डिस्कवरी रही होगी, उस टाइम पे हम क्या देख पाते थे? जैसे मैं अपने प्लेनेट की बात करूं तो हमारा प्लेनेट किस में आता है? तो एक मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। उस मिल्की वे गैलेक्सी में आपका अर्थ है, मून है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी, मरकरी है। तो कहीं ना कहीं हम उस चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। लेकिन क्या बिना इसके एब्सेंस के या बिना इससे एब्सेंस के क्या हम उस टाइम पे वो चीज एक्सप्लोर कर पाते थे? नहीं। तो इससे देखो, इस चैप्टर में हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे जैसे आप चीजें एडवांस होती जाएंगी एक्सप्लोरेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन जो आपका वर्ड है वो आपका फुल स्टॉप लेस है, कॉमा लेस है। ये दिन पे दिन चीजें एडवांस होती जाएंगी, चीजें एक्सप्लोर होती जाएंगी। अब जैसे मैं इनकी बात करता हूं, गैलीलियो, आर्यभट्ट और केपलर की बात करता हूं। जैसे केपलर की बात करूं तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इन्होंने प्लेनेटरी मोशन दिया। जो हमारे यूनिवर्स में अलग अलग प्लेनेट है वो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। मैं यहां पर रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि आपके सिलेबस के अंडर नहीं है, लेकिन मैंने एक बात बता दिया कि इन्होंने ये काम किया। आर्यभट्ट की हम बात करें तो इन्होंने भी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर फिजिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोरेशन ही है। इन लोगों की डिस्कवरी की वजह से लेटर ऑन अलग अलग साइंटिस्ट, जो मॉडर्न फिजिक्स की बात हम करें तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जैसे हम न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन को आज की डेट में बोला भी जाता है वो 17वीं सेंचुरी के बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, और न्यूटन साहब को बोला जाता है ही इज द फादर ऑफ फिजिक्स। कारण क्या है कि उनका एक्सप्लोरेशन एक अलग लेवल का था। उन्होंने चीजों को इतना एक्सप्लोर किया, कई ऐसे लॉज दिए जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और सबसे तगड़ा लॉ जो है न्यूटन साहब का वो है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपके 9th क्लास के सिलेबस में या 10th क्लास के सिलेबस में कंबाइंड रूप में आप पढ़ लोगे। तो ये जो चीजें हम पढ़ पा रहे हैं, इस चीजों को हम मैकेनिक्स में अपने वर्ल्ड में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये जो कुछ भी हम आज गो थ्रू हो पा रहे हैं वो किसका रिजल्ट है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट है। फिर वही हम आ जाते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेशन। और भी मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। जैसे लेट सपोज ये तो आपका फिजिक्स का एक्सप्लोरेशन हो गया, एक बेसिक मैंने एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में एक्सप्लोरेशन हुआ है, साइंस की किसी और भी फील्ड में, चाहे आप बायोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की बात करें, केमिकल एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो कुछ और हम एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिएगा,
कुछ हम बायोलॉजी के टॉपिक जैसे डिस्कवर करते हैं। एक्सप्लोरेशन का लेवल जरा चेक करिएगा कि कैसे चीजें एक्सप्लोर होंगी। ये हम सबको पता है कि अगर मैं अपने इंटायर बॉडी, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, या इस दुनिया में लिविंग के कंपोनेंट की अगर बात करूं, तो लिविंग में दो ही चीज होती है, या तो फ्लोरा है या तो फौना है। फ्लोरा की बात करो तो देखो वर्ड कॉमन है, फ्लावर जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब रिलेटेड टू प्लांट। और फौना की बात करो तो रिलेटेड टू एनिमल्स। और ये दोनों लिविंग कंपोनेंट है, हमारे एनवायरमेंट का या हमारे अर्थ का एक नेचुरल कंपोनेंट है, और दोनों के दोनों क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट है। जरा इसमें डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लेट सपोज मैं टिपिकल एक एनिमल की बात करता हूं, तो ये लाइफ कैसे एक्सप्लोर हुई होगी, कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक टिपिकल एनिमल आपका अर्थ पे आया होगा। जरा इस बात को सोचिए। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो लाइफ है वो प्रोटीन से इन्वॉल्व हुई है। जी, प्रोटीन से। इस धरती पर सबसे पहले प्रोटीन बना। अच्छा, कोई ये बोले कि प्रोटीन से पहले क्या बना होगा, तो बिल्कुल बना। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो अमाइनो एसिड बना। ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम जब अमाइनो एसिड में एडवांसमेंट होती गई, तो यही अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोटीन की वजह से क्या बनने लग गया, फिर डीएनए या आरएनए बनने लग गया। इसको हम कॉमन भाषा में जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अच्छा, फिर डीएनए और आरएनए के बाद जब ये और चीज इवॉल्व हुई तो क्या बना, तो फिर हमारा न्यूक्लियस बना। जब न्यूक्लियस आपका सेफ हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, इसके चारों तरफ लेयर आई, तो फाइनल न्यूक्लियस से हमारा क्या बन गया, सेल। जिसको कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इस बुक इस साल पढ़ोगे या अगले साल पढ़ोगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। जब यही सेल आपस में कंबाइन हो गए, जरा दोबारा से मैं कह रहा हूं, जब ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन बना, ग्रुप ऑफ प्रोटीन से ये चीज बना, ग्रुप ऑफ प्रोटीन जब इकट्ठा हुआ एक साथ तो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस से फिर फाइनली और चीजें एडवांस हुई तो फिर सेल बना। अब देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो सेल ऐसे नहीं बन गया। अगर आप देखो तो ये अगर सेल है तो आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर जो है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सब कैसे चीजें पता लग रही है हमें, ये सब एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट है। और इसके अंदर जो ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस है, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो ये साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म, अगर मैं न्यूक्लियस को छोड़ दूं तो साइटोप्लाज्म प्लस में सेल मेम्ब्रेन, साइटो प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे मैं यहां पे था कि जैसे सेल तो बन गया, लेकिन सेल ऐसे नहीं बना, सेल के भी अपने ऑर्गन्स होते हैं। आप इस बात को सोचिए, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से डायरेक्ट आपका पूरा सेल बन गया होगा। ये एक्सप्लोर हो रही है चीजें, कैसे पता लगी हमें, कैसे एडवांसमेंट के टाइम के साथ साथ कैसे चीजें बनती चली गई। तो ये पहले न्यूक्लियस बना और फिर धीरे 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 इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स आए। मैं अपने बॉडी की बात करूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नोज है, ये हेयर है, ये सारे क्या है, मेरे ऑर्गन्स है, लेग्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन्स है। अब ये सारे ऑर्गन जब कंबाइन हो जाते हैं तब जाके पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में खड़ा हूं यहां पे और एक फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा हूं। सिमिलरली मैं आपको बता दूं कि लाइफ भी कुछ ऐसी और एक्सप्लोर हुई है। अगर मैं बात करूं तो ये सेल है, लेकिन सेल इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं एक बात करूं बैक्टीरिया की, आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होता है, उसमें के पास कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फंक्शन कर रहा होता है, फिर भी वो कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक टिपिकल सेल है और सेल के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल कैसे, जैसे आप ऑर्गेनल्स की बात करना चाहते हैं तो सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं, वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कंबाइंड होके एक सेल को फंक्शन करवाते हैं। तो अब यहां पर देखो तो एक्सप्लोरेशन है। अब यहीं से ग्रुप ऑफ सेल क्या बना देंगे, टिश्यू। टिश्यू का भी एक अपना फंक्शन है। कई आप जब हायर स्टडीज करोगे 11th में साइंस वगैरह लेके, तो आपको यह पता लगेगा कि कितने ऐसे इस अर्थ पे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो टिश्यू लेवल पे ही अपना सारा कंप्लीट फंक्शन करते हैं। रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, इंटायर जो उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं टिश्यू लेवल पे परफॉर्म कर पा रहे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक मोड ऑफ एक्सप्लोरेशन है, जो कि आपका सेल से इवॉल्व होकर क्या है, टिश्यू है। ये कैसे पता लगा हमें, जब हमने इसको डीप एनालिसिस किया। ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोल देंगे, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हो जाएंगे। जैसे लेट सपोज हार्ट में हमारा टिश्यू होता है कार्डियक टिश्यू, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लिवर में हमारा टिश्यू होता है ग्लिसन टिश्यू या फिर हेपेटिक टिश्यू। तो हेपेटिक टिश्यू कंबाइन होकर क्या बन गया, हमारा लिवर बन गया। सिमिलरली आपका कार्डियक टिश्यू मिलकर क्या बन गया, हार्ट बन गया। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बन जाता है, तो एक ऑर्गन है। लिवर एक ऑर्गन है आपका, हार्ट आपका एक ऑर्गन है, तो एक तरह से ऑर्गन बन गया। अब देखिए जो हमारा हार्ट है, मैं अपनी बात करूं, लेट सपोज मेरा जो हार्ट है, जो लिवर है, जो ब्रेन है, सारा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो क्योंकि ये सारा इंटरडिपेंडेंट है, तो वही ऑर्गन फाइनली क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम। और यही जब सिस्टम आपस में चैनलाइज हो जाता है तो फुल आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे प्लैनेट्स वगैरह की डिस्कवरी हुई, कैसे लेवल हुआ। पहले हमें अपना नियरेस्ट प्लैनेट दिखा। जब शुरू में टेलीस्कोप डिस्कवर हुआ तो अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मून है। तो हमने इनिशियली वो देख पाए गैलीलियो वगैरह की टेलीस्कोप की मदद से कि हाँ भाई मून देख पा रहे। कोपरनिकस भी एक थे, उन्होंने भी टेलीस्कोप बनाया, उससे हम देख पाए कि हाँ हमारे अर्थ के बगल में एक मून है। धीरे धीरे जब चीजें एक्सप्लोर होती गई, नहीं नहीं मून नहीं है, मून के आगे मार्स भी है। अरे मार्स ही नहीं है, मार्स के आगे सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, नेपट्टून भी है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे होता गया। और आज तो दूर की बात है, आज हम अपनी गैलेक्सी छोड़ के, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अगर हम आज की डेट में देखें तो हम अपनी गैलेक्सी से फार बियॉन्ड कई थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी डिस्कवर कर चुके हैं। क्यों, क्या रिजल्ट है, कैसे कर पाए हम, तो कहीं ना कहीं दोबारा वही वर्ड आ जाता है, क्या, एक्सप्लोरेशन। और उसी एक्सप्लोरेशन की वजह से आप एक नई दुनिया में जाते हो, और जहां आपको लगता है कि यार ये साइंस जो है बिल्कुल हटके है, मतलब साइंस का कोई एंड नहीं। सेकेंडरी साइंस का मतलब यही है कि आप प्राइमरी लेवल से एक सेकेंडरी लेवल पे आ चुके हो सकता है आने वाले ये कहीं हम टर्सरी पढ़ रहे हो, ये लेवल टर्सरी हो जाएगा आज से। करीब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन होती जा रही है कंटिन्यूस, ये आने वाले 100 ईयर में ये सेकेंडरी के मतलब में टर्सरी लेवल पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा इसका मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस कराना चाहता हूं, जरा देखिएगा। देखिए हम जानते थे कि बेसिक मैटर क्या होता है। पहले तो ऋषि मुनि वगैरह का आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया होगा, जैसे कन्नड़ हो गए, और भी एक दो है जिन्होंने इनिशियली बोला कि चीजें क्या है, सबसे जो छोटी इकाई वो परमाणु है। एक्सप्लोरेशन की मैं आपको बात बता रहा हूं। कन्नड़ साहब ने बोला, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो वैदिक चीजों में लिखी हुई है, कि जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम नहीं देख पाते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो क्या है, परमाणु, जिसको आज की डेट में हम एटम रिवील करते हैं। फिर उसके बाद थ्योरी आई डेल्टन साहब की। डेल्टन साहब ने पार्टिकल्स नेचर बताया कि भाई वो सबसे छोटी एंटिटी जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, उसके फर्दर कुछ ना हो, तो वो आया। फिर उसके बाद आपने सुना होगा ईट पई नाच, जैसे ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, परमाणु को भी तोड़ दिया गया। परमाणु को हम एटम बोलते हैं, ये एटम है आपका। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हो गई। सोचो जरा, आप एक्सप्लोरेशन का लेवल देखो। डेल्टन साहब अभी ये नहीं बता पाए थे, लेकिन डेल्टन साहब ने जब इतनी बात बता दी तो उसमें फिर एक रिसर्च चलने लग गया। तो एक्सप्लोरेशन को हम बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। आप देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहां पे आप देख सकते हो कि डेल्टन साहब ने सबसे बोला कि सबसे छोटा एक पार्टिकल होता है,
लेकिन जैसे पता लगा कि एक पार्टिकल होता है, उसका इन्होंने थीसिस दिया, फर्दर उस पर इन्वेंशन शुरू हो गई। फाइनली थॉमसन साहब आया, थॉमसन साहब ने बोला कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। फिर वहीं पे बात नहीं रुकी, फिर प्रोटॉन भी होता है। ई से जैसे आपको देखो इलेक्ट्रॉन और टॉ से थॉमसन, ये आप याद करने का ट्रिक है आपका। टॉ से प्रोटॉन, ई से ई गोल्डस्टीन। अब देखिए जरा, फिर प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, किसके द्वारा? गोल्डस्टीन द्वारा। फिर फाइनली ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो कैसे पता लगी हमें? अभी तक तो आप देख सकते हो कि यहां तक इन्होंने बोला कि एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको हम तोड़ा ना जा सके, यहां तक रिवील हो चुका था। लेकिन उसके आगे क्या रिवील हो गया कि हमने उसको भी तोड़ दिया, एक एटम्स को भी हमने तोड़ दिया। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये भी टूट चुका है। अब ये सब जो पार्टिकल है, इनको भी तोड़ के अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में तोड़ा जा चुका है। लेकिन वो आपके लेवल की स्टडी नहीं हो, एमएससी वगैरह में आप थीसिस पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये सारा रिजल्ट क्या है? कैसे पता लगा हमें ये चीजें? तो ये सारी के सारी रिजल्ट जो है वो कहां से आई? ये आपका रिजल्ट ऑफ डीप एक्सप्लोरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द रिजल्ट ऑफ डीप एक्सप्लोरेशन। अब देखिए, हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन जो है, इस एक्सप्लोरेशन को करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ती है। वो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जरा हम देखते हैं। एक्सप्लोरेशन इज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्सप्लोरेशन दुनिया में बिना मेजरमेंट के नहीं की जा सकती। कैसे? हम इसको थोड़ा बहुत 5-10 मिनट में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे रिवील किया था कि प्लेनेटरी की चीजें जब पता लगने लगी, तो उसको हम कैसे वहां पे पहुंचे, कैसे इस चीज को डिटरमाइन करें, उसमें क्या क्या होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें डिस्कवर हुई। जैसे स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। किसकी? अर्थ की। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे पता लगा? कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट है। और इसी से हम समझ पाए कि अर्थ की तरफ कोई भी चीज अगर छोड़ दी जाए तो वो इतने रेट से एक्सेलरेट होने लग जाती है। अगर मैं कोई भी चीज अर्थ की तरफ ड्रॉप कर दूं, लेट सपोज ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को ड्रॉप किया, तो ये अर्थ की तरफ इस एक्सेलरेशन से भागेगी। ये कैसे पता लगा हमें? कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन का ही रिजल्ट था। तो एक्सप्लोरेशन और मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के ही पार्ट हैं, ऐसे ही बिना मेजरमेंट के एक्सप्लोरेशन नहीं है, और बिना एक्सप्लोरेशन के मेजरमेंट के बारे में भी हम नहीं सोच सकते। तो इसका मतलब यह कि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। यही नहीं, आज की डेट में आपसे कुछ भी पूछा जाए, मास ऑफ अर्थ क्या है, अब तुरंत बता दोगे। कैसे पता लग गया कि मास ऑफ अर्थ यही है? कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोरेशन और मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट है कि हाँ भाई, अर्थ ऐसा है तो उसका मास ये होगा। अब देखो, एक्सप्लोरेशन और मेजरमेंट से, मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास कई चीजें आई। धीरे धीरे पैरामीटर हमने कुछ डिस्कवर किए, यहां पे सॉरी रिवील किया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बारे में। तो देखिए, ये जो वैल्यू है आपका जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको रिवील करने के लिए हमें अलग अलग पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी होगी। जैसे आप पढ़ोगे कि जी का फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि ये जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की है, यहां पे अर्थ लिख सकता हूं मैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहां पे देखो, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन के लिए हमें कुछ फिजिकल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि फिजिकल पैरामीटर जिनकी मदद से हम एक कंक्लूजन पे आए, और ये जो कंक्लूजन पे फाइनली अगर हम आ पाते हैं तो किसकी मदद से? कहीं ना कहीं फिजिकल पैरामीटर्स की मदद से। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल की तरफ रिवील करूं कि मैं ये बोल दूं कि लेट सपोज ये आपका कोई भी ले लो। जैसे मैंने बोला कि ये आपका हो गया लंदन, हो गया ये, और ये आपका न्यू दिल्ली हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि लंदन और न्यू दिल्ली के बीच में कुछ दूरी है,
तो ये आपका क्या होगा, ये एक एजम्पशन हो गया। और बच्चे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एजम्पशन के बेसिस पे एक्सप्लोरेशन कभी नहीं होता। एक्सप्लोरेशन के लिए हमें वो चीज फाइनली कंक्लूजन पे आना होता है। अगर मैं ये बोलूं कि लंदन से न्यू दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि 6000 किलोमीटर, तो ये आपका एक कंक्लूजन है कि हाँ भाई लंदन से अगर मेरे को न्यू दिल्ली जाना है या न्यू दिल्ली से लंदन जाना है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा। तो टोटल पाथ ट्रेवर्स जो है वो आपका 6000 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप अलग अलग पैरामीटर से भी मैंने बताया कि डील कर सकते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर आपका मोल हो गया। तो मास क्या है, केजी में हो गया, लेंथ को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, केल्विन टेम्परेचर है कैसे, मोल जो होता है हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि इसको एवोगैड्रो नंबर के टर्म में नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं अभी हम दोबारा इसको डील करेंगे। अब ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बोलते हैं सिंबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको साइंस की दुनिया में अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करना है, कुछ किसी को समझाना है, तो आप सिंबल के बेसिस पे समझा सकते हो। और जो राइट साइड में जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप थोड़ा देखिएगा और बहुत बेहतरीन है, आपको समझ भी आएगा। जैसे मैं बात करूं यूनिट एंड मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट का मतलब होता है बच्चे यहां मैग्नीट्यूड से कि कोई चीज कितनी है। जरा इनका एक बहुत सुंदर रिलेशन है, जरा समझिएगा। जैसे मैं बोलूं कि यूनिट जो कि ये है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, तो इस बात से मुझे क्या समझ आता है, इस बात को समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, समझना जरा इस बात। यहां पर ये मुझे पता है कि ये जो चीज है वो यूनिट है और ये मेरा मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। जैसे मैं केजी और ग्राम में अगर कंपेयर करना चाहूं तो केजी की यूनिट जो है वो बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राम, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड छोटा है। केजी बड़ा तो मैग्नीट्यूड छोटा। यहां पे देखिए केजी के रिस्पेक्ट में ग्राम छोटा है तो मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बड़ा, जबकि ये दोनों चीज क्या है, सेम है, इक्वल है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को कोई चीज मैक्रो लेवल पे स्टडी करना है तो वहां पे मेरी जो यूनिट होगी वो बड़ी हो जाएगी, और माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है तो वहां पे यूनिट छोटी हो जाएगी। मेरे को लेट्स सपोज किसी ट्रक के मोशन के बारे में डिसाइड करना है, ट्रेन के बारे में डिसाइड करना है, तो वहां पे जो यूनिट होगी उसकी वो बड़ी यूज होगी, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, पैरामीटर बड़े होंगे। और लेट्स सपोज मेरे को मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कोई चीज डिस्कस करना है या एटॉमिक लेवल पे कोई चीज डिस्कस करना है तो वहां पे यूनिट छोटी होगी, मैग्नीट्यूड छोटे होंगे। इसका मतलब यह है कि एक्सप्लोरेशन में यह जरूर मायने रखता है कि हम एक्सप्लोरेशन किस लेवल पे कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं या मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं। इसके अलग अलग लेवल भी हो सकते हैं, हम धीरे धीरे उस बात को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखो आपके एनसीईआरटी में कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कोरिलेशन में दिए हुए हैं। अब जैसे मैं आपसे यह बोलूं कि मैग्नीट्यूड और पैरामीटर्स का क्या यूज हो सकता है और यूजफुल कंपोनेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने जमाने में, कोई भी चीज सी रूट द्वारा होती थी, सी रूट। तो सी रूट एक्सप्लोरेशन ये वर्ड दिया जाता था कि हमने वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। वर्ल्ड कैसे एक्सप्लोर हो पाया? अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स सपोज ये पूरा मेरा वर्ल्ड का मैप है, तो उस वर्ल्ड मैप में मैं ये कह सकता हूं कि यहां अगर मेरा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अंटार्कटिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो देखा जाए तो ये अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स है जिसमें हमारा पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है।
अब मैं आपसे बोलूं कि लेट्स सपोज मुझे साउथ अमेरिका से इंडिया जाना है। साउथ अमेरिका में कंट्री है जिसका नाम मैंने ले लिया ब्राजील, और इंडिया में एक लोकेशन है जिसका मैंने नाम ले लिया लेट्स सपोज लखनऊ। तो अगर मेरे को ब्राजील से लखनऊ जाना है तो जाहिर सी बात है उसका एक रूट होगा, और रूट के लिए एक एक्सप्लोरेशन किया गया होगा। एक्सप्लोरेशन का मतलब डिस्कवरी, इन्वेंशन। तो कैसे हमें पता लग जाता है आप जहां से कोई शिप चलती है वो डायरेक्ट वहीं पे लखनऊ पे जाके कैसे मैं पता वहां पे चला जाऊंगा? तो उसका एक जरिया है कि भैया हम यहां से इंडिया के कोस्टल लाइन पे जाएं, किसी सी पोर्ट पे जाएं। तो कैसे? अब जैसे लेट्स सपोज ब्राजील से, क्योंकि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन हम मान सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राजील से लेट्स सपोज हमारे को थाउजेंड्स ऑफ टन शुगर सप्लाई हो रहा है इंडिया के लिए। तो वो शिप आखिर इंडिया में कैसे जाएगी? तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। अब देखो इनिशियली अगर हम देखें तो पूरा वर्ल्ड कैसे एक्सप्लोर हुआ। जैसे आप जानते हो कि 1498 में वास्को डी गामा जी ने इंडिया की डिस्कवरी की। तो आपको क्या लगता है इंडिया की डिस्कवरी कैसे हुई होगी? तो वास्को डी गामा जो थे वो कहां के थे? वास्को डी गामा वो पोर्चुगल के थे, पोर्चुगीज। और वो वास्को डी गामा आपका खोज करते करते इंडिया के केप ऑफ होमरिन, जिसको हम कोच्चि कहते हैं, केरल, वहां पे उन्होंने लैंड किया। तो वो कैसे आए होंगे वहां पे? वो एक डायरेक्शन से आए होंगे। भाई अगर वास्को डी गामा यहां से अगर यहां आया तो वापस भी तो गया होगा। ऑस्ट्रिया आपको पता है कि वास्ट है, महीनों लग जाते हैं यहां पर बोट द्वारा सफर करने में। थोड़ा भी इधर उधर डायरेक्शन हुआ तो पहुंचना था पोर्चुगल, पहुंच गए स्पेन। तो आखिर ये चीजें पता कैसे लगी? तो इसके लिए भी उस टाइम पे डिस्कवरी हुई निडल, कंपास निडल। कंपास निडल एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है। जैसे मैं अपने अर्थ की बात करूं तो अर्थ में हमें पता है क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। तो कहीं ना कहीं जो कोर होता है इसके अंदर आयरन और निकल भर भर के होते हैं, लिक्विड फॉर्म में फ्लो होते रहते हैं लेयर में। इसकी वजह से ये कहां पे फ्लो होते हैं? तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है पूरा का पूरा। तो ये जो कंपास निडल होता है ये बता देता है, अगर मान लो इसकी तरफ ओरिएंटेड होगा तो हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ है, साउथ है, इतना एंगल से है, ये है। तो उसकी वजह से डायरेक्शन वगैरह पॉसिबल हो पाया और हमने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। तो वो एक्सप्लोर कैसे कर पाए? इन्वेंशन से, उस पर वर्कआउट करके। और वो भी एक पार्ट है किसका? एक्सप्लोरेशन। अब देखो एक्सप्लोरेशन की बात करूं मैं तो एक्सप्लोरेशन का भी एक लेवल्स है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सप्लोरेशन है। जैसे इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं मॉलिक्यूल लेवल पे बात करूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास वाटर। एक वाटर को अगर मैं रिवील करूं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या रिवील कर सकता हूं? जैसे इसका स्ट्रक्चर कि ऐसा होता है भाई, स्ट्रक्चरल लेवल इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी बॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, एच बॉन्डिंग बोलते हैं उसको। इसकी डिसॉल्विंग पावर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कैसे मानते हैं कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये चीज हमें कैसे समझ आ रही है कि जो वाटर है वो इतना यूनिक है कि हर चीज को डिसॉल्व करने में सक्षम है। वाटर एक पोलर कंपाउंड है। तो ये चीज हमने कैसे पढ़ी? मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करके। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो आज शायद हमारे पास वाटर की इतनी नॉलेज नहीं होती। तो ये एक तरह से क्या हो गया? एक्सप्लोरेशन लेवल हो गया। ऐसे अगर मैं एटॉमिक लेवल की बात करूं, एटॉमिक लेवल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एटम का। तो एटॉमिक लेवल पे हम चीजें कर पाते हैं। एटॉमिक लेवल पे हमें पता है कि आयंस की फॉर्मेशन होती है, जैसे Na+ और Cl-। यह आपका क्या है? मेटल है तो एक कैटायन है, ये नॉन मेटल है, एनायन है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसको दिया। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। किस लेवल पे? एटॉमिक लेवल पे हो रहा है। और यहां पे एक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। और ये कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड बना के क्या बना दे रहा है? सॉल्ट। क्योंकि NaCl क्या है आपका?
एक सॉल्ट। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये तो आपका मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। ऐसे मैं बोलूं मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे समझते हैं क्या है। मैक्रो लेवल पे अगर मैं बोलूं कि ट्रेन इज रनिंग, तो ट्रेन इज रनिंग, उसमें मैक्रो लेवल पे क्या क्या समझ सकते हैं। तो मैक्रो लेवल पे हम समझ सकते हैं कि भाई ट्रेन का मोमेंटम कितना है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका मास कितना है, इसके इंजन में पावर कितना है। तो ये सारा का सारा किस लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे। जैसे हम नापते हैं कि ये इंजन इतने पावर का, इतने वॉट का इंजन, इतने हॉर्स पावर का है। जैसे कि हम मानते हैं, अब देखिए 1 HP कितना होता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ट्रेन के इंजन कैसे होता है, 6000 हॉर्स पावर, 7000 हॉर्स पावर। तो वो क्या है, उसका पैरामीटर है। क्योंकि हम अभी पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैरामीटर का भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग यूज है। अगर आप माइक्रो लेवल के पैरामीटर मैक्रो की स्टडी करने के लिए लगाएंगे तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा भी है। अगर आप मैक्रो के पैरामीटर माइक्रो पे लगा देंगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक्सप्लोरेशन के लिए यह जरूर है कि हम चीजों को डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा अगर मैं बायोलॉजी के एक्सप्लोरेशन की बात करूं, तो हमें पता है कि इस दुनिया में एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल्स की भी अलग अलग कैटेगरीज है। कैसे एक्सप्लोर हुए एनिमल्स? एनिमल्स क्या है, किंगडम है। ये मैक्रो लेवल है जहां पर सारे एनिमल को इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर यही आपका डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग है। जैसे मैं किंगडम की बात करूं तो हम किंगडम में पढ़ देते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, ये एक आपका क्लास या डिवीजन हो गया। किंगडम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा में कितने आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं। सारे के सारे एनिमल्स जो है, सॉरी, सारे के सारे जो आर्थ्रोपोडा है वो किस किंगडम में आते हैं, एनिमल में। वही जो आपका एनिमल है आर्थ्रोपोडा की एक क्लास हो गई। फिर इसका ऑर्डर हो गया, जैसे इंसेक्टा, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैमिली हो गया, लैक्टेसी, अलग अलग। ऐसे जीनस हो गया। अगर मैं एक मक्खी की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में उसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो ये कैसे हम पता लगा पा रहे हैं कि ये जीनस है, ये इसका स्पीसीज है? ये भी चीजें एक्सप्लोर होके ही आई है। तो एक लेवल होता है एक्सप्लोरेशन का, हायरार्की होती है एक्सप्लोरेशन की। ऐसा नहीं होता कि सारा चीज आपके सामने अचानक आ गया। एक ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग चीजें इन्वेंट होती गई और वो एक्सप्लोर होती चली गई, और आज हम उनको एक कलेक्टिव मोड में डील कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सप्लोरेशन को समझना चाहते हो तो आपको यह समझना जरूरी है कि एक्सप्लोरेशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप की होती है। आप ये जज नहीं कर सकते कि एक लेवल पे एक एक्सप्लोरेशन। अब देखो बच्चे, अभी हम लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे। तो एक मैंने आपको केमिस्ट्री लेवल पे बताया, मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे। सिमिलरली फिजिक्स के साथ भी कॉमन है, क्योंकि पूरी साइंस में एक्सप्लोरेशन एक ही टाइप का होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी दो तरह की फिजिक्स होती है, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। मैक्रो लेवल की फिजिक्स को एंशिएंट फिजिक्स बोला जाता है, या न्यूटोनियन फिजिक्स बोला जाता है। माइक्रो फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हो इसको, या इसको कभी कभी क्लासिकल फिजिक्स भी बोल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस फिजिक्स की बात करूं मैक्रो लेवल की, तो यहां पर न्यूटोनियन फिजिक्स वो है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में आप किसी ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके मोशन की स्टडी कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जो नेकेड आई से आप देख सको वो आपका हो गया मैक्रो फिजिक्स, और जिसको आप ना देख पाओ वो आपका होगा माइक्रो फिजिक्स। जैसे
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो, नहीं देख सकते। मोशन ऑफ करंट, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो कोई भी अगर फिजिक्स आपका जो माइक्रो लेवल पे हो उसको हम माइक्रो फिजिक्स बोलते हो, या फिर इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है, या क्वांटम फिजिक्स। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्सप्लोरेशन होते हैं, और वो बात आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी, और लेटर ऑन जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे इस चीजों को तो आपको और आसानी से चीजें समझ आएंगी। ये चैप्टर देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर 9th में इसलिए रिवील किया हुआ है कि जो आपकी यहां से जर्नी होगी अप टू 12th क्लास, अगर 12th तक अगर आप साइंस लेते हो, बेयर करते हो, या 9th 10th में तो है ही, अप टू 12th क्लास तक आपको ये लगे कि हाँ चीजें कैसे इवॉल्व हुई, अचानक से कोई चीज नहीं हो गई। आज हम प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल पे हैं, तो क्यों है, कैसे है? तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम इन्वेंशन होता गया, चीजें एक्सप्लोर होती गई, और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, साइंस एंड टेक आपका बढ़ता गया। अब अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें जो लेवल ऑफ मैंने पढ़ा कि लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन है, इस सारे लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन को पढ़ने के लिए हमें एक अनदर पैरामीटर की यूज होती है जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स का क्या रोल है आपका एक्सप्लोरेशन, तो मैं आपको बता दूं इसका बहुत बड़ा रोल है। इवन ये भी बोला जाता है, जैसे लेट्स सपोज अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो ये बोला जाता है मैथ इज द लिटरेचर ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या है, विदाउट मैथमेटिक्स आप कोई भी चीज फिजिक्स में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इवन इसका यूज केमिस्ट्री और बायो में भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कैसे होगा हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरा समझते हैं। अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के बारे में रिवील कराया था। अब मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस क्या होंगे वो जरा समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मेरे को टेम्परेचर के साथ डील करना, तो टेम्परेचर क्या है, अगर मैं आपसे यही बोलूं कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप बोलोगे इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लेकिन आपने एक वर्ड यहां पे यूज किया डिग्री, तो डिग्री क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। जैसे टेम्परेचर को मैं केल्विन में भी नाप सकता हूं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकता हूं, और सेल्सियस में भी नाप सकता हूं। तो ये तीनों जो चीज है ये एक्सप्लोरेशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है सेम चीज के लिए, लेकिन तीनों किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, टेम्परेचर को। जिसमें अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो वो आपका केल्विन है। इनके अलग अलग रिलेशंस भी होते हैं आपस में, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब मैं जैसे आपको बात करूं कि कोई भी चीज अगर आप क्वांटिटी, अगर किसी क्वांटिटी को आप डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो जैसे लेट सपोज अगर मैं बोलूंगा कि 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट होगा, तो हमारे बॉडी का रूम, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। वही केल्विन में अगर मैं देखूं तो ये अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग फिजिकल पैरामीटर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से रिवील करवा रही है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं टेम्परेचर को डील कर रहा हूं या मास को डील कर रहा हूं, जैसे लेट सपोज मास पे आते हैं, मास को मैं पाउंड में भी नाप सकता हूं और किलोग्राम में भी नाप सकता हूं, बिल्कुल नाप सकता हूं। लेकिन आप ये देखिए, ये भी एक तरह से क्या है, वजन है, और ये भी क्या है, वजन है, मास या वेट। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या है, डिफरेंस है। अगर मैं कंपेयर करूं तो लमसम 1 केजी में 2 पाउंड से भी ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अलग अलग चीजें का यूनिट भी चेंज होता है, और हर चीज को एक्सप्लोर करने की वैल्यू अलग होती है। अब जैसे लेट सपोज ये तो आपका केजी हो गया, अगर मैं बोलूं माइक्रो केजी, तो छोटी चीज को एक्सप्लोर कर रहा हूं। माइक्रोग्राम, जैसे मीटर हो गया, अब मीटर को मैं बोलूं 10⁻⁻⁶, तो ये माइक्रोमीटर हो गया। 10⁻⁹ और छोटी हो गई, सूक्ष्म चीज हो गई, एंगस्ट्रॉम हो गया, सॉरी
नैनोमीटर हो गया, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो यहां से बच्चे एक बात रिवील हो रही है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी या उसका फिजिकल पैरामीटर रिड्यूस होता है, उसके रिस्पेक्ट में उसका यूनिट उसको बैलेंस करता है, और वो मैं अभी पीछे आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब देखो बच्चे, कुछ लॉज होते हैं हमारे जो एक्सप्लोर करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें इन्वेंट हुई हैं, तो उसमें कुछ लॉज जो होते हैं बच्चे, वो तो आपके यूनिवर्सल होते हैं, और कुछ लॉज जो होते हैं वो आपके फैक्चुअल होते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सल लॉज की बात करूं, तो इसका बहुत अच्छे अच्छे आपके पैरामीटर आप डिस्कस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल लॉ। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी आप लगाइए कॉमन काम करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपका यूनिवर्सल लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, लेट सपोज अगर मैं फोर्स की बात करूं, तो कोई भी दो मास जिसका मास m1 m2 होगा, उसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस होगा r, तो उस दोनों के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पे जो g है बच्चे, वो पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि मास और रेडियस के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू पूरी यूनिवर्स में फिक्स रहेगी। ये आपका फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ये कहीं चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स डिटर्मिनेशन में ये पैरामीटर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल है, आप कहीं भी लगा दो, मून पे लगाओ, अर्थ पे लगाओ, सन पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, किसी भी प्लेनेटरी मोशन में लगाओ, ये आपका फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं आएंगे। तो हम इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ऐसे अगर यूनिवर्सल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी का साथ भी सेम है। जैसे एनर्जी की आपने डेफिनेशन सुनी होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 1 kg या 1 लीटर पेट्रोल को अगर बर्न किया, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी इंक्लूड है, केमिकल एनर्जी। और जैसे मैंने बर्न किया ऑटोमोबाइल में डाल के, वो आपकी गाड़ी रन कर रही है, तो वो चेंज हो गया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं कोल की बात करूं, कोल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल को जैसे मैं बर्न करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे हीट निकलेगा। ये हीट आपका थर्मल पावर प्लांट में यूज होगा, और थर्मल पावर प्लांट में हम यहां से किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो हीट एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है, जैसे ये ऊपर फैन चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो फैन के कॉइल में पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करता है। इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर चेंज हो रहा है किसमें, बताइए, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अलग अलग एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। मैं इसको बात करूं कि ये मार्कर है, या मैंने कुछ हाइट पर रखा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने छोड़ा, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब यह है कि अगर मोशन की बात करूं तो टोटल एनर्जी दो ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कभी पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होता है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होता है, वाइस वर्सा होता रहता है, लेकिन सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एनर्जी भी आपका क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसे मास का भी है, मास के साथ भी सेम है। अगर मैं 1 kg कोल जलाता हूं, तो वही आपका इक्विवेलेंट मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में, सल्फर डाइऑक्साइड, उनको जब जला के वेपोराइज किया जाएगा तो वो सेम मात्रा होगी। इसका मतलब यह है कि जब हमारा बिगनिंग में जब हमारा अर्थ बना था, तो इनिशियली जितना उसका मास था, आज की डेट में जो उसका मास फिक्स है। हमारे अर्थ का मास ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका एक यूनिवर्सल चीज है, कंजर्व रहेगा। अब देखो बच्चे, जैसे कि अगर मैं एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूं इसमें, और मैंने इनिशियली भी बताया था कि एक्सप्लोरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज आपको पता मैं यहां पे खड़ा हूं,
तो कहीं ना कहीं ब्रीथ कर रहा हूं, तो इस ब्रीथ में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आप पुरानी बातों पे, अगर पुराने जमाने में की बातें अगर सुनेंगे तो वहां पे ये कहा जाता था कि ऑक्सीजन आपका एक प्राण वायु है, तो एक तरह से लाइफ है। तो इस गैस की डिस्कवरी हो सकता है कि रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह में भी मेंशन है, वेदास वगैरह में भी मेंशन है। लेकिन बच्चे ये जो ऑक्सीजन है यही सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है। अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करूं तो यहां पे मिक्सचर ऑफ गैस है। लेटर ऑन सारी गैसेस डिस्कवर हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पहले से ही हमें पता था कि ऐसा कुछ होता है? पहले बिल्कुल नहीं पता था। इवन ये लेटर डिस्कवर हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पुराने टाइम में तो ये पता ही नहीं था। तो हमें आज कैसे पता कि ये ऑक्सीजन ही हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो ये क्या है? ये एक तरह से क्या है? एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन से हम जान पाए कि हाँ भाई, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर चीजें एक्सप्लोर ना होती तो आज ये पता नहीं लगता। और डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल फील्ड में लाइफ सेविंग पॉसिबल नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कई लंग्स के पेशेंट होते हैं, उनका पार्शियल प्रेशर होता है अपना, तो पार्शियल प्रेशर हम डिटरमाइन करके बता देते हैं कि भैया आपके लंग्स की क्या कंडीशन है। तो वो किसके बेस से हो पा रहा है? इन चीजों को एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ले जाके। तो ये भी हम कह सकते हैं कि क्या ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चीजें हैं। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मैं बोलूं कि केमिकल प्रिंसिपल है, केमिकल के अलग अलग सिद्धांत है। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, फिजिकल प्रिंसिपल है। अलग अलग चीजों के अलग अलग पैरामीटर्स है। लेट्स सपोज अगर मैं केमिकल प्रिंसिपल की बात करूं एक्सप्लोरेशन के फील्ड में, तो पुराने अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लेबोइजर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, लेबोइजर ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन डिस्कवर किया, जिससे ये चीजें पता लगी कि चीजें कैसे एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज अगर मैं वाटर की बात करूं तो मुझे यह पता है कि वाटर का मास जो होगा 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अभी आप पढ़ोगे आगे लेटर ऑन, तो 1:8। मतलब दुनिया का, चाहे आप गंगा का पानी लो, यमुना का लो, गोदावरी का लो, नाइल रिवर का लो, अमेजन का लो, गटर का लो, ट्यूबवेल का लो, कहीं का भी अगर आप वाटर लोगे तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है आपका 1:80 रहेगा। अब जैसे बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने भी बताया कि पौधा ये कैसे पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट किया कि हाँ, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमारे साथ वाइस वर्सा है। तो एक बायोलॉजिकल एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो कि फिक्स है। ऐसे फिजिकल के भी एक प्रिंसिपल्स है। जैसे आप न्यूटोनियन फिजिक्स में कहते हो मैकेनिकल की हम स्टडी करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन। तो ये 4 लॉ हैं जो न्यूटन साहब ने दिए हैं, और वो चारे के चारे क्या है न्यूटन के? वो प्रिंसिपल्स है, वो सिद्धांत है जिनको हम रिवील करते हैं। तो वो सिद्धांत कैसे दिया गया? ऐसे तो नहीं है कि हुआ कि एक दिन में ही दे दिया गया कि हाँ भाई ये प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई कर लो। वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उस पर स्टडीज हुई, प्रैक्टिकल हुआ, तब जाके वो चीजें फाइंड आउट हो पाई। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका होता है? एक्सप्लोरेशन का ही होता है। अब देखिए कुछ प्रेडिक्शन के भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, हालांकि बड़ा हो चुका है। अब देखो, अगर मैं एक्सप्लोर कोई चीज कर रहा हूं तो उसमें कुछ चीजों का हमें साथ लेना पड़ता है। जैसे मैं पहली चीज लूंगा मॉडल्स। जैसे लेट सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि हर दिसंबर में, हर ईयर के दिसंबर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज कैसे दिया जाता होगा? जैसे साइंस की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन या बायोलॉजी भी बोला जाता है, फिजियोलॉजी में 3 नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं। और दुनिया के कोने कोने के जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वो बोल देते होंगे और उनको ये चीज प्रोवाइड हो जाती होगी, नोबेल प्राइज दे दिया जाता होगा? बिल्कुल नहीं। नोबेल प्राइज पाने के लिए हर साइंटिस्ट को अपना एक मॉडल देना पड़ता है। मॉडल क्या है? मॉडल जरा समझते हैं।
मॉडल का मतलब होता है जो भी आप डिस्कवरी करते हो या जो भी आपने एक्सप्लोर किया हुआ उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको आपको लेट सपोज मैं बात करूं कि अगर हम प्रीवियसली देखें तो माइकल फैराडे का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि उस टाइम पे वो एक पर्टिकुलर मॉडल नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट कम्युनिटी में इनका एक वो होता है काउंसलिंग साइंटिस्टों के बीच में, वहां पे आपको अपना एक मॉडल रखना पड़ता है, वो मॉडल अप्रूव होता है, सारे टेस्ट होते हैं, कई महीनों तक उस पर एक्सपेरिमेंट चलते हैं कि कोई इसका डिसएडवांटेज तो नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है कि नहीं है, तब जाके वो एक प्रिंसिपल बनता है। और वही प्रिंसिपल बनने के बाद वो चीज हो जाता है कि हाँ ये आपके इस मॉडल से ये चीज एक्सप्लोर हो चुकी है, और उसके लिए फिर हम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं अलग अलग लेवल पे। ऐसी एक वर्ड आता है प्रिडिक्शन। कुछ चीजें प्रिडिक्शन बेसिस पे भी होती है, जैसे लेट सपोज इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हेबर्स प्रोसेस, या पढ़ोगे हायर क्लासेस में। हेबर साहब वो थे जिन्होंने फर्टिलाइजर की खोज की, हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हेबर ने अमोनिया बनाया, और अमोनिया की मदद से ही फर्टिलाइजर बनता। अगर अमोनिया ना बना होता हेबर साहब द्वारा तो आज फूड स्कैर्सिटी एक अलग लेवल पे होती। अब जरा देखिएगा, जरा हेबर प्रोसेस को मैं समझाना चाहूंगा, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे आप एक बात जरूर समझेंगे कि नाइट्रोजन गैस को अगर मैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में मिक्स करूं तो ये अमोनिया बना देता है। यहां पे टेम्परेचर होता है आपका नियर बाय 800 केल्विन, प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेयर। अब जरा बच्चे इस बात को ध्यान से सुनना, भाई नाइट्रोजन गैस तो हमारे एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोजन गैस भी है, तो हम आम आदमी ने क्यों नहीं बना दिया? ये इतना आसान नहीं जितना मैंने आपको लिख दिया ये बन गया अमोनिया और आप समझ रहे हो कि सिर्फ इसके लिए नोबेल प्राइज दे दिया इसको, बिल्कुल नहीं। ये प्रिडिक्शन से ये बना है। सोचो हमको कैसे पता लगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 800 केल्विन पे ही अमोनिया बनाएगा? कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिडिक्ट किया ना। यहां पे 1000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा अलग अलग टेम्परेचर पे, लेकिन ये बना नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे बन गया, एक ऐसा प्रेशर आया जिसपे बन गया, तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन ही है। पहले आदमी प्रिडिक्शन ही करता तभी इन्वेंशन आता है। जब तक आप कुछ चीज प्रिडिक्ट नहीं करोगे तो इन्वेंट होगी कैसे? तो प्रिडिक्शन इज द पार्ट ऑफ इन्वेंशन और एक्सप्लोरेशन। तीसरी चीज जो होती है वो आपको हम कह सकते हैं, एक वर्ड आता है आपका साइंस की दुनिया में, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब जरा समझिएगा। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कोई भी चीज दुनिया में एक्यूरेट नहीं है। जैसे लेट सपोज अगर मैं जी की बात करूं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान रखना ये और सिर्फ वैक्यूम के अंदर होता है। अगर आप फ्री एयर में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस इसको अफेक्ट कर सकता है। जैसे लेट सपोज इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, आप हाईवे पे अगर बाइक चला रहे हो, आप बेशक 70 की स्पीड में चला रहे हो, लेकिन आपकी एक्चुअल स्पीड 70 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस आपकी स्पीड को ओवरकम कर रहा होगा। तो वो क्या आपके, आप ये कह सकते हो कि हाँ 70 के आसपास मैं चला रहा हूं, वो एक आपकी प्रिसाइज वैल्यू होगी, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। उसको आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं कह सकते। लेकिन ये एक्यूरेट का भी एक वर्ड यूज है, एक्यूरेट। लेट सपोज आप माइक्रो लेवल पे एक्सपेरिमेंट करा रहे हो। माइक्रो लेवल का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि केमिस्ट्री में जैसे डजन होता है, डजन का मतलब क्या होता है? 12। केमिस्ट्री कह रहा हूं, डे टू डे लाइफ में एक दर्जन का मतलब 12। 1 केजी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है? 1 क्विंटल का मतलब होता है 1000 केजी, सॉरी 100 केजी। 1 टन का मतलब क्या होता है? 1000 केजी। ऐसी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। पैरामीटर्स की जरूरत यह पड़ती है कि लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब यहां पे देखिए 1 ग्राम अगर आप अपने हाथ पर रखिएगा तो आपको फील भी नहीं होगा, और उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इतना पैसा भी अभी धरती पे नहीं है।
पूरे वर्ल्ड का अगर इकोनॉमी में मिला दिया जाए तो इतना अमाउंट नहीं होगा। ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर इसको, इस वैल्यू को अगर एक सेकंड में 10 लाख रुपए भी कोई बंदा खर्च करे, पर सेकंड 10 लाख भी, तो उसको 200-300 साल लग जाएंगे इतने पैसे खर्च करने में। और सोचिए 1 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। माइक्रो लेवल की आप जरा स्टडी को प्रिडिक्ट करके देखिए। तो यहां से हम ये सब चीजें समझ सकते हैं कि अलग अलग, अब यहां पे देखिए आप प्रिसाइज नहीं ले सकते। अगर 1 ग्राम है तो आपको एक्यूरेट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रो लेवल पे एक्यूरेसी मायने करती है, मैक्रो लेवल पे प्रिसाइज पैरामीटर भी चल जाता है। जैसे लेट सपोज कई कैलकुलेशन में हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, वो प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। 9.8 भी आपका एक्यूरेट नहीं है, 9.78 ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। और उसके बाद भी अगर हम पॉइंट पॉइंट करें, जैसे पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, लेकिन ये यही सीमित नहीं है, इसको कई डेसिमल लेवल तक डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। अब देखो हमारे समाज में ना कुछ मतलब साइंटिफिक चीजों की अवधारणा अलग अलग। जैसे लेट सपोज, अब देखिए लास्ट कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर का ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन, जो भी इसमें लिखा है अप टू एक्सप्लोरेशन साइंस अप टू सेकेंडरी लेवल, कि साइंस के बियॉन्ड भी बहुत चीज है। जैसे लेट सपोज अभी मैंने प्रेडिक्शन की बात की थी, तो प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक सोशल प्रेडिक्शन भी है, सोशल कंक्लूजन वर्सेस साइंटिफिक कंक्लूजन। जैसे इसका बहुत सुंदर एग्जांपल एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, एक्लिप्स। देखिए हमें पता है कि ये अगर मेरा सन है, ये मेरा मून है और ये मेरा अर्थ है, यह मून है, अर्थ है और आपका सन है। अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो हम इसको सोलर एक्लिप्स बोल देते हैं, या सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो लूनर एक्लिप्स। अलग अलग टाइप के एक्लिप्स होते हैं, मैं उतना तो एक्यूरेट नहीं हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया में ये प्रेडिक्शन है कि अगर एक्लिप्स होता है तो उससे पहले लोग खाना वाना खा लेते हैं, और उनका यह मानना है कि अगर इनकी रेज अगर किसी फूड आर्टिकल पे या किसी अदर आइटम्स पे अगर पड़ जाए तो वो चीज आपकी स्पॉइल हो जाती है। जबकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं। तो लास्ट कंक्लूजन में यही देना चाहूंगा कि अगर मैं एक्सप्लोरेशन की बात करूं तो नेचर और एक्सप्लोरेशन एक दूसरे के पूरक हैं। जितने भी एक्सप्लोरेशन हम कर पाते हैं वो हमारे नेचर में ही छुपे हुए हैं। जो भी डिस्कवरीज है वो नेचर में ही है। अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो सबको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये हमें पता है कि हम कोई भी चीज डिस्कवरी करते हैं, आइदर वी स्टडी सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेटर ऑन 2 चीजें और डिस्कवर हुई है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा आपका आउटसाइड द अर्थ है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में या सन वन के अंदर होता है। लेकिन जनरली हम देखें तो जो कुछ भी ये तीनों चीज है, जैसे सोशलिज्म की बात करूं तो हमारे में मेंशन है कि जैसे 5 तत्व होते हैं, फायर, वाटर, लैंड, विंड एक्सेट्रा। जबकि अगर इसी का कंक्लूजन करें तो साइंटिफिक कंक्लूजन कहता है कि ये सारी चीजें इसमें कैटेगराइज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सोशल कंक्लूजन भी है, साइंटिफिक कंक्लूजन भी है, कुछ रिचुअल्स बातें भी हैं, कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं। तो हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस चैप्टर में जो कुछ भी हमने रिवील किया है वो ये किया है कि देखिए, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक पैटर्न है, एक तरीका है। स्मॉलर से हायर की तरफ हायरार्की बढ़ती है,
केमिस्ट्री में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप एटम्स पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर कंपाउंड, फिर उनके रिएक्शन, और फिर फर्दर उसमें आप डेप्थ में जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स में भी ऐसा ही है कि आप माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहां पे हूं, ये आपका लाइट है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज द शावर ऑफ फोटॉन्स। तो कहीं ना कहीं फोटॉन्स मेरे ऊपर पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब जो ब्रांच ऑफ साइंस होता है उसको हम फिजिक्स में डील करते हैं। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना रोल है, और हर चीज को पढ़ने का जो लेवल है वो भी आपका अलग अलग है। तो फाइनली मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो कुछ भी मैंने इसमें रिवील किया, आप उसको गो थ्रू है, एक बार एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे मेंशन करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।